साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके लिए यूपीएसआई 2021 बैच के लिए मैं आपको मूल विधि सेक्शन पढ़ा रहा हूं। मूल विधि की सीरीज़ का यह 6वां लेक्चर होगा। मूल विधि में भारतीय दंड संहिता हम लोग पिछले 4 और 5 वीडियो में पढ़ चुके हैं, चौथे और 5वें वीडियो में पढ़ चुके हैं। भारतीय दंड संहिता पर यह जो है तीसरा वीडियो होगा और कुल मिलाकर के मूल विधि सेक्शन का यह 6वां वीडियो होने जा रहा है। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप नियमित रूप से अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए यूपीएसआई KGF बैच में। या तो आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ टाइप करके कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल। या दूसरा तरीका ये है कि आप वेबसाइट है www.coaching.in, इस पर जाकर के आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप जो है डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कर पाएँ। यदि आप प्रयागराज क्षेत्र से हैं तो प्रयागराज में कोचिंग जंक्शन का ऑफलाइन बैच चलता है यूपीएसआई के लिए। शाम 3 बजे से 7 बजे तक वहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं। आप वहाँ जो है इस नंबर पर संपर्क करके वहाँ ऑफलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर है 9793371024। तो आज का जो वीडियो है वह जो है धारा शुरू होगा धारा 299 से। पिछले वीडियो में हमने कई धाराओं को पढ़ा समझा और हमने ये भी जाना है कि चूँकि हमें अभी मूल विधि पढ़ने का मतलब हमारा ये है कि हम यूपीएसआई बैच के लिए, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए जो है एकदम तैयार हो जाएं और उसमें आने वाला ऐसा कोई प्रश्न हो, जो भी प्रश्न हो उसको जो है हम अटेम्प्ट कर लें अच्छे से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ है कि हम उन्हीं धाराओं को पढ़ रहे हैं जो परीक्षोपयोगी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में धाराएं बहुत हैं, उन धाराओं का हम अध्ययन नहीं करेंगे, समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। केवल अति महत्वपूर्ण धाराएं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम, ठीक है ना। रटने के बजाय क्या करेंगे, समझेंगे, ताकि भारतीय दंड विधान का कॉन्सेप्चुअल पैटर्न आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, ठीक है। धारा 299 आपराधिक मानव वध है और धारा 300 हत्या है। अब देखिए यहाँ 2 धाराएं हैं, दोनों धाराओं में समझाया गया है, दोनों धाराओं का संबंध किसी की मृत्यु से है, ठीक है ना, किसी की मृत्यु से है जो स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल मृत्यु होती है तो भाई उसमें आईपीसी का कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है। अस्वाभाविक मृत्यु जहाँ होती है या किसी के हाथों जहाँ मृत्यु होती है वहीं जो है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ 2 प्रकार के मृत्युओं के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है आपराधिक मानव वध के बारे में और दूसरा बताया गया है हत्या, ठीक है ना। आपराधिक मानव वध का सीधा सा मतलब है कि अगर आपके हाथ से या आपके जरिए किसी की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपराधिक मानव वध कहा जाएगा, ठीक है ना। आपके हाथों किसी की भी मृत्यु हो जाती है या आपके जरिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को क्या कहा जाएगा, उस मृत्यु को कहा जाएगा आपराधिक मानव वध। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके इरादतन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जानबूझ करके या इरादतन उसकी मृत्यु कारित किया तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, इस घटना को कहा जाएगा मर्डर, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित किया गया है। यानी वह आपराधिक मानव वध जो इरादतन किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह हत्या कहलाता है। और हत्या के लिए धारा 302 में दंड का प्रावधान किया गया है कि हत्या के लिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या अधिकतम मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, ठीक है ना, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। आपकी बात समझ में आई। आपके हाथों किसी की भी मृत्यु हो जाए तो वह घटना क्या कहलाएगी, वह घटना कहलाएगी आपराधिक मानव वध। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके इरादे से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी तो उस घटना को हत्या यानी मर्डर कहा जाएगा और उस हत्या के लिए धारा 302 के तहत दंड जो है निर्धारित किया गया है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, ठीक है ना।
मृत्युदंड के केस में न्यायालय ने एक पैटर्न निर्धारित किया गया है कि मृत्युदंड उन्हीं केसों में दिया जाएगा जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होंगे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहने का मतलब एकदम खूंखार प्रवृत्ति के होंगे, उन्हीं मसलों में मृत्युदंड दिया जाएगा। अन्यथा जो है व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। कई यूरोपीय देशों में जो है बहस यह चलती रहती है कि क्यों जो है सरकार किसी की जान ले ले, मतलब उनका मानना ये है कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस पर भी बहस चलती रहती है कि क्या मृत्युदंड का दंड दिया जाना चाहिए या मृत्युदंड का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। खैर ये बहस का हिस्सा है, लेकिन फिर बहस का हिस्सा है, लेकिन अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा, जिसमें 2 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं, या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। आजीवन कारावास से छोटी सजा भी न्यायालय दे सकता है, ठीक है ना। तो आपने आपराधिक मानववध और हत्या दोनों में अंतर यह समझा कि दोनों का संबंध क्या है, किसी की मृत्यु से है जो अस्वाभाविक है, नेचुरल नहीं है। लेकिन जो मृत्यु आपके हाथों इरादतन कारित हो, आपके मतलब जानबूझ करके किया गया है, वह क्या कहलाता है, हत्या कहलाता है, ठीक है ना। इतने इस बारीकी को जो है आप समझेंगे। धारा 299 और धारा 300 अगर आपको नहीं याद आती है तो चल जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा कि जो चीज़ इरादतन की जाएगी वह क्या कहलाएगी, हत्या, और जो इरादतन नहीं होगा, भूलवश हो जाएगा, त्रुटिवश हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपराधिक मानववध, ठीक है। आगे जो धारा है वह है धारा 304। धारा 302 में दंड दिया गया है हत्या के लिए, और धारा 304 में दिया गया है कि हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। यानी आपके हाथों किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, जैसे आपके हाथों से गोली चल गई, लेकिन आपका उस व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं था, तो वह हत्या तो कहलाएगा नहीं, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपराधिक मानववध। उस स्थिति में दंड निर्धारित किया गया है धारा 304 में, ठीक है ना। कितना दंड निर्धारित किया गया है यह आपको जानना, याद करना आवश्यक नहीं है। न तो अभी तक मुझे लगता है किसी भी यूपीएसआई के किसी भी वर्ष में पूछा गया है कि किस मसले में कितना दंड दिया जाता है, ठीक है ना। आपके लिए समझना यह जरूरी है कि धारा 304 में आपराधिक मानववध के लिए दंड निर्धारित किया गया है। आपराधिक मानववध आपने समझ लिया है। धारा 304A यानी धारा 304 क में दिया गया है कि अगर आप उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं। उपेक्षा का मतलब जैसे जो है आपने लापरवाही बरती। कैसी लापरवाही, आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ी क्या चला रहे हैं आप, तेज चला रहे हैं, लापरवाही पूर्वक चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो गई और वह उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा या लापरवाही द्वारा मृत्यु कारित करना। और उसके लिए जो दंड दिया जाता है वह दिया जाता है धारा 304 के अधीन। कितना दंड दिया जाएगा यह याद करने का विषय नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाने वाला नहीं है। 304B या 304 जो है वह है दहेज हत्या से संबंधित, ठीक है ना। क्या है, दहेज हत्या से संबंधित। दरअसल भारत में एक सामाजिक बुराई जो है दहेज बन गया है। तो कुछ लोग जो है, कुछ घराने ऐसे हैं जहां दहेज के लिए मतलब हर समय अपनी बहुओं को क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, और कभी कभी तो जो है उनको मतलब मार डाला जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए दहेज हत्या के लिए एक अलग सी धारा आईपीसी में बना दी गई है, और उस धारा का नाम है 304 या अंग्रेजी में कहें तो 304B, ठीक है ना। जहां क आए वहां ए समझ लीजिएगा अंग्रेजी में, और जहां ख आए वहां अंग्रेजी में क्या समझ लीजिएगा, बी समझ लीजिएगा। दहेज हत्या के संबंध में आपको यह जानना जरूरी है कि दहेज हत्या कब माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक महिला की शादी हुई, ठीक है ना, महिला की शादी हुई और उस महिला की शादी के 7 वर्ष के पहले यह एक कंडीशन है, ठीक है ना। 7 वर्ष के पहले उसके ससुराल में उसकी
अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए या उसकी हत्या हो जाए तो उस टर्म में दहेज हत्या का आरोप लगाया जाता है, दहेज हत्या का मुकदमा लिखा जाता है और उस दहेज हत्या के लिए ससुराल वालों को दंडित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाला जो समय है वह है 7 वर्ष तक। अगर किसी महिला की शादी के 7 साल से ज़्यादा समय बीत गया है और उसके परिवार वाले हत्या कर देते हैं तो वह दहेज हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वह दहेज हत्या न होकर के साधारण हत्या होगी और उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया जाएगा वह दंड का प्रावधान धारा 302 के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में है, दहेज हत्या तभी माना जाएगा जब महिला की शादी के 7 वर्ष के अंदर जो है उसके ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए, ठीक है। यह पॉइंट आप 7 वर्ष वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, और आगे देखते हैं, चलते हैं और क्या धारा है। उसके बाद आता है धारा 306। धारा 306 कहता है कि अगर आपने किसी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण कर दिया तो उसके लिए भी आईपीसी द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे आपने किसी को जो है बहुत डीमोटिवेट कर दिया कि अब तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है, या आपने क्या किया, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कर्ज मांगने वाले जो है किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो उस पर भी कौन सी धारा लगेगी, धारा 306 लगेगी, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का, ठीक है ना। आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का मतलब किसी को आत्महत्या हेतु उकसाना, ठीक है ना। धारा 307 आप जानते हैं, आप नहीं पढ़ने के अलावा भी मुझे लगता है एक सामान्य व्यक्ति धारा 302 और धारा 307 के बारे में जरूर जानता है, चाहे भले उसको यह ना पता हो कि धारा 302 का संबंध भारतीय दंड संहिता आईपीसी से संबंधित है। लेकिन अगर जो है कहीं सामान्य लोगों की बातचीत में यह होता है कि उसने जो है 302 कर दिया, 302 करने का मतलब उसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया और उसको हत्या का जो है दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब आम बोल चाल में जो लोग जिन धाराओं का प्रयोग लोग समझते हैं, दरअसल वो लोग आईपीसी की ही धारा की बात करते हैं, ठीक है ना। किस धारा की बात करते हैं, आईपीसी की धारा की ही बात करते हैं। 302 कर दिया, 307 कर दिया, उनके ऊपर 307 लग गया। 307 लगने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने हत्या करने का प्रयास किया था लेकिन वह व्यक्ति गलती से बच गया, ठीक है ना। 307 का मतलब हत्या करने का प्रयास करने का क्या मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने भरपूर प्रयास किया कि वह व्यक्ति क्या हो जाए, मर जाए, लेकिन गलती से वह व्यक्ति अगर बच जाता है तो उस स्थिति में जो धारा लगती है वह धारा लगती है धारा 307। धारा 307 मतलब हत्या करने का प्रयास करना, ठीक है ना। धारा 309 का संबंध है आत्महत्या करने का प्रयास करता, मतलब आप अगर अपनी हत्या करना चाहते हैं, आप स्वयं चाहते हैं कि मैं अपनी हत्या कर दूं, तो उसके लिए भी भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है कि आप अपनी हत्या नहीं कर सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। बड़ा अजीबोगरीब लगता है, मतलब हालांकि अब इस पर जो है न्यायालय विचार करके दंड वगैरह तो नहीं देती है, ना तो कोई मुकदमा लिखवाने जाता है कि इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है, इनके ऊपर मुकदमा लिख दीजिए, बल्कि उसकी काउंसलिंग वगैरह की जाती है। लेकिन फिर भी आईपीसी में धारा बनी हुई है, धारा 309 कि अगर आपने अपनी हत्या यानी आत्महत्या करने का प्रयास किया तो आपको साल भर का दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन प्रचलन में नहीं लाया जाता क्योंकि कोई व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है जब वह बिल्कुल निराश हो, हताश हो। तो ऐसी स्थिति में उसकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, उसको चिकित्सकीय सलाह की जरूरत पड़ती है, न कि जो है उसका 1 साल के दंड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। 1 साल के दंड देकर के किसी व्यक्ति को उस स्थिति से उबारा नहीं जा सकता, वरन उसकी काउंसलिंग करके जो है उस व्यक्ति को उस स्थिति से निकाला जा सकता है, ठीक है। हालांकि अभी भी धारा 309 बनी हुई है। धारा 320 जो है घोर उपहति से संबंधित है। उपहति जो है मतलब इस दंड संहिता में कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगता है कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में है, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। घोर उपहत का मतलब होता है गंभीर चोट, ठीक है ना। घोर उपहत का साधारण अर्थ है गंभीर चोट, ठीक है। तो जैसे 2 व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी से सब मारपीट करता है
तो वहाँ दो संभावनाएं बनती है, या तो वह उस व्यक्ति को साधारण चोट पहुँचाएगा, ठीक है ना, क्या पहुँचाएगा, साधारण चोट पहुँचाएगा। साधारण चोट को दंड संहिता में स्वेच्छया उपहति लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्वेच्छया उपहति। और या तो जो है वह व्यक्ति मारपीट करेगा तो क्या आएगा, गंभीर चोट करेगा। गंभीर चोट को क्या लिखा गया है, घोर उपहति, ठीक है ना। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। घोर उपहति का मतलब है गंभीर चोट। तो कोई दो व्यक्ति मारपीट करते हैं, या तो साधारण चोट पहुंचाएंगे या कैसे चोट पहुंचाएंगे, गंभीर चोट पहुंचाएंगे। तो भारतीय दंड संहिता ने परिभाषित किया है कि किस प्रकार के दंड को गंभीर दंड, मतलब किस प्रकार के चोट को गंभीर चोट माना जाएगा। जैसे दो व्यक्ति मारपीट किए, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, तो कितना मारा, ऐसी कौन सी स्थिति है कि मारने को जो है क्या माना जाएगा, गंभीर चोट पहुंचाना माना जाएगा, घोर उपहति माना जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता ने 8 ऐसे केस बताए हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर इस प्रकार के चोट जो है उस व्यक्ति ने पहुंचा दिया तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने घोर उपहति कर दी, मतलब गंभीर चोट पहुंचा दिया। पहला है पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण का मतलब उस व्यक्ति के चोट से उस व्यक्ति का पुरुषत्व जो है क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। पुरुषत्व मतलब पुंसत्व जो है उसका क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। पहला केस है। दूसरा केस ये है कि आपने क्या किया, या उस व्यक्ति के हमले में नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद हो जाए, मतलब इतना मार दिए कि किसी आंख की रोशनी समाप्त हो जाए, तो वह क्या माना जाएगा, गंभीर दंड माना जाएगा। या कान से किसी सुनाई देना बंद हो जाए, कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, तात्कालिक विच्छेद नहीं, अस्थायी विच्छेद, मतलब हमेशा के लिए उसको क्या कर दिया, बहरा बना दिया, ठीक है। या किसी अंग या जोड़ का विच्छेद। अंग या जोड़ का विच्छेद का मतलब ये हो गया कि जैसे हाथ है, हाथ को काट दिया या कोई पैर काट दिया, तो यह क्या हो जाएगा, अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। विच्छेद का मतलब काट देना, ठीक है ना। या किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कर देना। जैसे आपने इतना मार दिया कि अलग तो नहीं हुआ, लेकिन ये पैर क्या हो गया, ये बिल्कुल फ्री हो गया, काम नहीं करता, ये हाथ जो है बिल्कुल ऐसे लटक गया, वह अब काम करने की स्थिति में नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कहते हैं। यह भी गंभीर चोट की प्रवृत्ति में आएगा। या क्या किया आपने, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण कर दिया, जिसको कहते हैं चेहरा खून, मतलब कहते हैं ना कुचल दिया, तो कुचल देने की स्थिति भी क्या है, गंभीर चोट की परिस्थिति में आएगी। अस्थि या दांत का अंग विच्छेदन, मतलब जिसको कहते हैं हड्डी टूट जाए या दांत टूट जाए मारने से। अगर दांत भी टूट गया व्यक्ति का आपकी मारपीट से, तो वह जो है गंभीर चोट की श्रेणी में आएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दांत टूटने की घटना भी किस में आएगी, गंभीर चोट की दृष्टि में आएगी। या ऐसी कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है, मतलब व्यक्ति की जो है जान को खतरा बन जाता है, ऐसी कोई मारपीट। ये 8 प्रकार की बातें दी गई हैं जो क्या परिभाषित करती हैं, गंभीर चोट को परिभाषित करती हैं, ठीक है। किस चोट को परिभाषित करती हैं, गंभीर चोट को परिभाषित करती हैं। इनके अलावा जितने प्रकार की चोट है वह क्या कहलाती है, वह साधारण चोट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए धारा 323 दिया गया है। धारा 323 जो है साधारण स्वेच्छया उपहति, अभी मैंने आपको बताया था, स्वेच्छया उपहति के मतलब साधारण चोट कारित करने के लिए दंड। जैसे दो व्यक्ति जब मारपीट करते हैं लाठी डंडे से या किसी भी तरीके से, अब पता चला उनको मारपीट कर दिए, उनको जो है खून बहने लगा है, तो जब वह जाएंगे थाने पर मुकदमा लिखवाने, तो उनके ऊपर धारा 323 आईपीसी की लिखी जाती है। यानी अगर 323 आईपीसी लिखी गई है तो इसका मतलब यह है कि उनको साधारण चोट लगी है, ठीक है ना। खून निकल रहा है लेकिन वह चोट कैसा है, साधारण है। गंभीर कब होगा, जब वह इस स्थिति में आ जाए, ठीक है ना। हड्डी टूट जाए, दांत टूट जाए, आंख से काना हो जाए, दिखाई न दे, बहरा हो जाए, इस प्रकार का चोट क्या होता है, गंभीर चोट हो जाएगा। और उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 325 में बताया गया है, आईपीसी की धारा 325 में। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 325 आईपीसी का मुकदमा लिख जाता है, इसका मतलब यह हो गया उस व्यक्ति ने मारपीट में गंभीर चोट पहुंचा दी, ठीक है ना। हड्डी टूट गया या दांत टूट गया या फिर आंख और कान का जो है शक्ति चली गई, तो ये सब क्या है, आ जाएगा, गंभीर चोट की श्रेणी में आ जाएगा।
अब सीधा आप लोग चलते हैं धारा 354, ठीक है ना। धारा 354 में देखेंगे तो लिखा गया है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। साधारण शब्दों में कहें तो यह पूरी बात छेड़खानी को प्रदर्शित करता है। अगर किसी ने छेड़खानी की तो धारा 354 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? महिला के लिए लिखा गया है, पुरुष के लिए नहीं लिखा गया है। किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ छेड़छाड़ की, महिला पुरुष के साथ छेड़छाड़ करेगी तो आईपीसी के अधीन कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि इसके उल्टे केस में निर्धारित किया गया है। किसी पुरुष ने किसी महिला का लज्जा भंग करने के आशय से, मतलब कुल मिलाकर के सीधा छेड़खानी शब्द ही समझ लीजिए। छेड़खानी शब्द से आप ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। छेड़खानी के लिए जो दंड निर्धारित किया गया है वह निर्धारित किया गया धारा 354 में। इस धारा को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। धारा 354 को याद कर लीजिएगा। 354 का मतलब ये हो गया जब आरोप ये लग जाए कि स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर जो है हमला किया गया, छेड़खानी की गई जिसमें स्त्री का कोई कपड़ा वगैरह फट गया, तो कौन सी धारा लगती है? धारा लगती है 354A, यानी 354 क। उसके बाद धारा 354B लगती है अगर आपने क्या कर दिया, उस स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से, मतलब नंगा करने के आशय से आपने छेड़खानी की या आपने पूरा कपड़ा फाड़ने के आशय से कोई आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो उस समय जो धारा लगती है वह लगती है धारा 354B, 354 ख, ठीक है ना। उस धारा 354 ख के तहत आपको दंडित किया जाएगा। धारा 354 ग क्या है? इसको बोलते हैं दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता का मतलब यह है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई महिला है, महिला की ही बात हो रही है, ठीक है ना, पुरुष की बात नहीं हो रहा, महिला की बात हो रही है। कोई महिला क्या कर रही है? बाथरूम में नहा रही है, ठीक है, बाथरूम में नहा रही है। आपने क्या किया? आपने चुपके से जो है खिड़की से या किसी अन्य तरीके से आप क्या कर रहे हैं? झांक ताक कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फोटो खींच रहे हैं, या मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे हैं, तो यह किस श्रेणी में आएगा? यह आएगा दृश्य रतिकता की श्रेणी में आएगा। बाथरूम में है महिला, या महिला टॉयलेट कर रही है, या महिला टॉयलेट रूम में है, या ऐसी किसी जगह है जहां उसकी वह समझ रही है कि मेरी प्राइवेसी सुरक्षित है, ठीक है ना, मेरी निजता सुरक्षित है। उस स्थिति में अगर आप या तो देख रहे हैं, या तो फोटो खींच रहे हैं, या तो वीडियो बना रहे हैं, वो सब परिस्थिति किस में आएगी? दृश्य रतिकता की श्रेणी में आएगी, ठीक है ना। एक और बात है दृश्य रतिकता की, जैसे आपकी कोई महिला मित्र है, ठीक है ना, आपकी कोई महिला मित्र है, आप दोनों जो है एक दूसरे की निजता का सम्मान करते हैं, वह आप पर भरोसा करती है, उसने जो है आपको उसकी कुछ प्राइवेट फोटो खींचने की अनुमति दे दी कि आप इस प्राइवेट फोटो को खींच लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपने प्राइवेट फोटो खींच लिया, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर उस प्राइवेट फोटो को आपने प्रसारित कर दिया, प्रसारित करने का मतलब इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया, या उसकी फोटो छपवा दी, या किसी तरीके से प्रसारित कर दिया, तो वह भी किस श्रेणी में आएगा? वह आएगा दृश्य रतिकता की श्रेणी में आएगा, और उस हेतु आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। कितना दंडित किया जाएगा यह न्यायालय का विषय है, इसमें हमें जो है अपना दिमाग और सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 354 घ यानी धारा 354 डी तब लगता है जब आप किसी स्त्री का पीछा कर रहे हो और वह असहज महसूस कर रही हो, ठीक है ना। वह कैसा महसूस कर रही हो? असहज महसूस कर रही हो। तो आज जो है आईपीसी के इस सेक्शन में हम इतना ही जानेंगे, और मेरा अनुमान है कि कल एक वीडियो और होगा, और उस वीडियो में जो है आईपीसी की और जो प्रमुख धाराएं बची हुई हैं वह क्या हो जाएंगी? लगभग पूरी हो जाएंगी। इसके बाद जो है हम लोग सीआरपीसी पर ध्यान देंगे, दंड प्रक्रिया संहिता पर ध्यान देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को, अपने मित्रों को जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मूल विधि की उचित क्लासेज नहीं मिल पा रही हैं, उनको यह जो है वीडियो जरूर रेफर करिए, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।